ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कुछ ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि नोज़, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स और लास्ट जो हमने टॉपिक किया था ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसकी डिवाइडेशन होती है। क्या होती है? इसकी डिवाइडेशन होती है 2 पार्ट्स में, और ये जो ब्रांचेज होती है इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। इनको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलते हैं। यानी कि जो ट्रैकिया होता है ना, इसकी डिवाइडेशन होती है आगे, ये फर्स्ट जो डिवाइडेशन होती है, और ये जो ब्रांचेस बनती हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई है, इनकी जो आगे फर्दर डिवाइडेशन होती है, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस। तो ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। यानी कि ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं, ब्रोंकियोल। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं कि ट्रैकिया की जो डिवाइडेशन होती है फर्स्ट, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल जो है, इसका बिल्कुल एंड पार्ट, जहाँ इसकी एंडिंग होती है, वहाँ ये टर्मिनेट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, हम कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्वियोलाई। एल्वियोली भी इसको हम बोलते हैं, एल्वियोलाई या एल्वियोली इसको बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, एल्वियोलाई की अगर हम बात करें क्या है, इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। तो देखिए ज़रा, ट्रैकिया का डिवाइडेशन ब्रोंकाई होता है, और ब्रोंकाई का डिवाइडेशन होता है ब्रोंकियोल, और फिर ब्रोंकियोल का जो एंडिंग पार्ट है, जो टर्मिनेशन पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो अगर हम बात करें एल्वियोलाई के बारे में, तो ये कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई। ये हम एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर रीड कर रहे हैं। इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, देखो क्या होता है, इस ये जो एल्वियोलाई है, इसको कवर्ड किए होती हैं ब्लड वेसल्स। इसको किसने कवर किया होता है? ब्लड वेसल्स इसको कवर करके रखती हैं, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स हम जानते हैं 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आर्टरी, और एक कौन सी होती है? वेन्स। आर्टरी एंड वेन। देखो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को इनटेक करेंगे, अदर गैसेस भी इनटेक करती हैं, लेकिन रोल किसका होता है? मेनली आगे ऑक्सीजन गैस का होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने में। तो ये जो ऑक्सीजन एंटर करेगी इनहेलेशन में, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस इनटेक होगी, एंटर करेगी, एल्वियोलाई तक रीच करती है, और ये एल्वियोलाई से किस में आएंगी? ब्लड वेसल्स में आती है ये ऑक्सीजन गैस। और ब्लड वेसल में ये कौन सी वेसल में ऐड होगी? आर्टरी में या वीन्स में? तो हम जानते होंगे कि प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, उसको कैरी करने का फंक्शन किसका होता है? आर्टरी का होता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये किस में डिसॉल्व हो जाएगी? आर्टरी में डिसॉल्व हो जाती है। किस में डिसॉल्व होगी? आर्टरी में। और ये आर्टरी के थ्रू क्या होगा? पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होता है इसमें। अभी जस्ट इसके अपोजिट क्या है, कंडीशन ये भी बनेगी ना कि बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बिल्कुल अपोजिट क्या बनती है? CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी तो होगा, जिसको बॉडी से जो है एक्सहेल करना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। वो बॉडी से जो है यहाँ तक रीच करेगी, इसको कौन लेके आएगा यहाँ तक? कैरी कौन करेगा? तो वेन्स करेंगी, है ना। कौन कैरी करेगा? वेन्स इसको कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बॉडी से बाहर, यानी कि एल्वियोलाई से बाहर, इसको जो है मूव आउट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये जो एल्वियोलाई है, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन जो है एंटर कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से मूव आउट हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, कहाँ टेक प्लेस कर रहा है? एल्वियोलाई में। तो यही एल्वियोलाई का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यही एल्वियोलाई का क्या है? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द बैलून लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड
एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के बारे में एक सिंगल लाइन आप ये नोट करोगे, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द मेन यूनिट ऑफ द लंग्स, लंग्स की मेन यूनिट भी हम किसको बोलते हैं, एल्वियोलाई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एल्वियोलाई को बोलते हैं। अभी अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया गैसेस एक्सचेंज का यहाँ पे फंक्शन होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई की जो लेयरिंग होती है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, वो कैसी होती है, डेलिकेट होती है, नाजुक होती है बिल्कुल। ये जो कवरिंग होती है एल्वियोलाई की, जो बाउंड्री जो है डेलिकेट होती है। तो क्या होगा, डेलिकेट होने के कारण ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये किसकी हेल्प से जो है अकरिंग हो पाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। डिफ्यूजन टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का कहाँ से मूव करना, मॉलिक्यूल्स का यानी कि हायर कंसंट्रेशन से किधर मूव करना, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन के थ्रू जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। उनमें डिफ्यूजन के साथ जो है एक प्रोसेस और भी वर्क करती है जिसमें हम नेम आता है ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसमें साथ में रोल किसका होगा, एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, एक पिगमेंट का रोल होता है और वो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या नेम आता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, आपका आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। और इसके साथ ही ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है। क्यों, हम बात कर रहे थे, जो हमने अभी एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर बनाई थी, ऑक्सीजन गैस इनटेक हुई थी, वो ऑक्सीजन किस में मिक्स हो रही थी, आर्टरीज में। और आर्टरीज में जो है आरबीसीज प्रेजेंट होंगी, रेड ब्लड सेल, और जब रेड ब्लड सेल उसमें प्रेजेंट है तो साथ में पिगमेंट भी कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगा और इसको कैरी करके जहां इसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वहां तक कैरी करेगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जो हीमोग्लोबिन है उसको कैरी करता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जहां डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की वहां तक लेके जाने का फंक्शन किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। तो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, एल्वियोलाई के थ्रू होता है। ये मेन यूनिट है लंग्स की। इसकी जो कवरिंग होती है डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। तो डिफ्यूजन के थ्रू तो क्या है, जो है गैसेस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड के अंदर, लेकिन उसको आगे कैरी करने का फंक्शन किसका होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का होगा। और वो नेम क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसके थ्रू ये आगे कैरी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। एल्वियोलाई के बाद अगर हम बात करें लंग्स, है ना, लंग्स, तो लंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कलर में अगर आप बताओ तो ये कैसे होते हैं, पिंक कलर में होते हैं, 1 पेयर होते हैं लंग्स, है ना, 1 पेयर। और अगर हम बात करें जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग, उसमें 3 लॉब्स होते हैं। कितने लॉब्स होते हैं, 3 लॉब्स। और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें कितने लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर हम लंग्स की स्ट्रक्चर बनाए कुछ इस टाइप से होती है ना। अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है लंग्स की। तो ये जो है इसमें तो होते हैं 3 लॉब्स, 1, 2 एंड 3। बट यहाँ पे कितने लॉब्स होते हैं, ओनली 2 लॉब्स होते हैं। बस ये आपको डायरेक्ट लर्न रखना है, 3 लॉब्स होता है, इधर कितने होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं। ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना है, तो इसमें एक्सपेंशन होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है लंग्स के अंदर, ये मूवमेंट करेगा, एक्सपेंड कर सकता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक मस्कुलर ऑर्गन और भी प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायग्राम्स हम बाद में डिटेल में बाद में बनाएंगे हम, ठीक है ना, लेबल करेंगे अच्छे से। बट अभी रफली मैं आपको बता रहा हूँ, ये लंग्स हैं। लंग्स जो है मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना है। इसमें 3 लॉब्स हैं, इधर 2 लॉब्स हैं, और इसके जस्ट नीचे एक बेसमेंट में स्ट्रक्चर है जो मसल्स की बनी होती है, और इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या ध्यान रखना होता है, तो ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है,
मैंने अभी बताया आपको, ये कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल्स का बना होता है। इसमें मूवमेंट हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर हम कहते हैं कि रिलैक्सेशन जो है, मूवमेंट रहती है किसमें, डायफ्राम में। ठीक है, अब डायफ्राम का मेन रोल है सांस लेने के लिए, ब्रीद करने के लिए। क्या होगा, जब हम सांस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं, तब क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैटन। और जब हम सांस छोड़ते हैं, रिलैक्स कंडीशन आती है, एक्सहेल करते हैं, तो ये वापस क्या हो जाता है, अपनी पहले वाली पोजीशन में आता है, मूव्स बैक हो जाता है। जब इनहेल करोगे तो फ्लैट हो जाता है, नहीं तो ये। तो इसको हम थोड़ा जो है कंपेयर करके देखते हैं। एक हेडिंग आती है हमारे पास, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। मेन हेडिंग अब हमारे पास क्या है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो एक तो हम कहते हैं कि जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इनहेलेशन का मतलब क्या, इनटेक ऑफ एयर, और एयर में कौन सी गैस की बात करते हैं, मेनली हम ऑक्सीजन की। यहाँ क्या बताओगे, रिलीजिंग ऑफ एयर, रिलीजिंग ऑफ एयर। और एयर में यहाँ हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट आप क्या बताओगे, जब आप सांस लेते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। बट यहाँ पे ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है, वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें, जो रिब्स हैं ये मूव करती हैं अपवर्ड, ठीक है। और यहाँ रिब्स क्या करती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं। सुना है ना रिब्स के बारे में, रिब्स जानते हो क्या होता है, लंग्स के ऊपर जो स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इस टाइप से, ऐसे लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है ये, है ना। 12 पेयर होती है, 12 इधर, टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्शन देती हैं लंग्स को। तो ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड। और इधर क्या होता है, एक्सेलेशन में डाउनवर्ड हो जाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें डायफ्राम के बेस पे, तो जब सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम इस कंडीशन में क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन, गेट फ्लैटन। और इधर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे ये कहोगे मूव्स बैक, मूव्स बैक, ये वापस बैक मूव कर जाता है डायफ्राम। तो ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आपको ध्यान रखना होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में आपके सामने है, इसको आप नोट करोगे, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो, डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की थी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में, है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नेम क्या था, हीमोग्लोबिन, है ना, विच प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। हीमोग्लोबिन आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाए, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो एक डिजीज़ जो है अकरिंग होती है, नेम क्या है, एनीमिया। क्या नेम है, एनीमिया डिजीज़ हो जाता है, खून की कमी जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, एनीमिया। तो इस कंडीशन में जो है डॉक्टर आपको प्रेफर करता है ऐसा रिच फूड जिसमें किसकी अमाउंट होती है, आयरन। आपको कैसा फूड जो रिक्वायर किया जाता है, आयरन रिच फूड आपको प्रेफर किया जाता है ईट करने के लिए। आयरन मतलब जिसका सिंबल क्या होता है, Fe। आयरन की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, तो उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपको आयरन रिच फूड जो है इसमें इनटेक करना होता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। स्पिनच वगैरह जैसे पालक वगैरह हो गया तो उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। उससे क्या होगा, इस कंडीशन को हम
जो है पूरा कर सकते हैं, एनीमिया डिजीज़ को से हम क्योर कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा साथ में ध्यान रखना है, एनीमिया डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बताओगे हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज़ होता है, एनीमिया डिजीज़ होता है। तो इसके लिए आप फूड कौन सा लोगे, आयरन रिच फूड लोगे आप, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें, ये तो था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही अगर हम बात करें जो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स, तो इनमें भी तो रेस्पिरेशन होता है ना, प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, तो आप बताओगे इसमें कौन हेल्प करते हैं, स्टोमेटा हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब क्या है कि स्टोमेटा के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। तो मेनली 2 कंडीशन डिपेंड करती हैं। एक तो आप बताओगे इन्वायरमेंटल कंडीशन, कौन सी कंडीशन लगती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, और एक आप इसमें बताओगे रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है किसी गैस को इनटेक करने की या रिलीज करने की, उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट के बेस पे हम कहते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें क्या है, मेनली गैसेस एक्सचेंज होगा इन कंडीशन के कारण, और ये इसके लिए प्रोसेस कौन सी काम करती है, डिफ्यूज़न। इसका भी आपका आंसर क्या रहेगा, डिफ्यूज़न। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी गैसेस की, और ये कैसे हम कहेंगे, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये गैस बाहर रिलीज हो रही है या अंदर इसको इनटेक किया जा रहा है। कंसंट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो मूवमेंट कैसे होगी, आउटसाइड टू इनसाइड। अगर प्लांट के अंदर पहले से ही जो गैसेस की जो अमाउंट ज़्यादा हो रखी है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये मूवमेंट कैसे होगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब अगर हम बात करें, प्लांट्स जो हैं नाइट टाइम में क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। जब सांस लेते हैं प्लांट जो है ब्रीथ करेंगे तो वो भी कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कब बात कर रहे हैं हम, इन नाइट टाइम। और नाइट टाइम में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की गई है इसको यूज़ में लिया जाता है डे टाइम में। कब यूज़ में लिया जाता है, डे टाइम में इसको यूज़ में लिया जाता है। किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सी गैस इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो इंटेक करते हैं ना। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाइट टाइम में प्लांट्स ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया उसको यूज़ में ले लिया गया डे टाइम में, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होगी तो इससे कौन सी गैस मिलेगी, कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हमने पहले बात कर ली, वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। रेस्पिरेशन में तो प्लांट भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना। और यही कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज में ले लेते हैं डे टाइम में, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ऑक्सीजन गैस जो है इसमें रिलीज हो जाती है। बोले इसमें कोई डाउट है तो। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक और है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्लास रखेंगे अलग से, जिसमें आपको मैं बताता रहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करें, देखो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की 2 कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। और एक सेकंड कैटेगरी हमारे पास कौन सी होती है, एक्वेटिक। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों में कंपेयरिंग करनी है, किस बेस पे, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से जो है ब्रीदिंग रेट ज़्यादा किसकी होती है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा किसकी होती है, कैसे पता करोगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, है ना,
ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे कैसे? डायरेक्टली इनटेक करेंगे। कहाँ से? इन्वायरमेंट में से। कहाँ से इनटेक करते हैं? फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बट ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये भी ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, बट कहाँ से? दैट इज डिजॉल्व इन वाटर, जो कि ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व हो रखी है? वाटर में डिजॉल्व होती है। तो एक कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को जो कि डिजॉल्व होती है किसके अंदर? मिक्स होती है किसमें? वाटर में मिक्स होती है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास फेमस फिश। और फिश में जो है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए एक मेन ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। फिश जो है माउथ से जो वाटर को इनटेक करेगी, माउथ से किसको इनटेक करेगी? वाटर को। और उस वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट करने का फंक्शन किसका होता है? गिल्स का होता है। फिश माउथ के थ्रू वाटर को इनटेक करेगी। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व है, और इस ऑक्सीजन को यहाँ से सेपरेट करने का फंक्शन किसका होता है? गिल्स का। और गिल्स में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे देखो फिर से नेम आ गया ना, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? उनमें प्रेजेंट जो आर्टरी है, ब्लड वेसल्स होती है ना, एक आर्टरी इसका टाइप रहता है, आर्टरी के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को कैरी किया जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स तक। तो इन दोनों में से स्ट्रगल किसको ज़्यादा करना पड़ रहा है? आप देख पा रहे हो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आराम से बैठे हैं, बस इन्वायरमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को इनटेक कर पा रहे हैं, कोई जोर नहीं आया। बट अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं जो कि डिजोल्व है वाटर के अंदर, उसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको क्या किया जाता है? कैरी किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक। तो इस कंडीशन में इनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो ब्रीदिंग रेट है वो हायर होती है। क्या होती है? ब्रीदिंग रेट हायर होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होती है? कम होती है, मिनिमम, एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैज़ ग्रेटर रेट ऑफ ब्रीदिंग एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों? रीज़न मैंने आपको बता दिया, आपके सामने है, आप इसको अच्छे से रीड करोगे। नोट्स में आपको कंप्लीट ये स्टेटमेंट तौर पे मिल जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको अच्छे से आप रीड करोगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स ही लास्ट में आपको हेल्प करते हैं फास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है ना? ये इस एक लास्ट टॉपिक था इसमें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इनकी ब्रीदिंग रेट कम होती है, इनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई? यस। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, रेस्पिरेशन। थर्ड टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे डिटेल में इसको। और थर्ड जो टॉपिक मेन लाइफ प्रोसेस जो है, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, नेम क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या नेम आता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, देखो नेम से क्लियर हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट होना, है ना? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मटेरियल को, क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? या तो गैसेस, है ना, या फिर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन रोल किसका होता है? ब्लड का होता है। The gases and nutrients are transport from one organ to different organ depending on their requirement through the blood, that is called transportation। अब ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड जो है मेन रोल देता है अपना गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड के साथ जो है कुछ और भी कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं, और उस बेस पे हम कहते हैं कि हम एक सिस्टम रीड करते हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट तो करना है ना डिफरेंट ऑर्गन्स तक, तो ये ब्लड करेगा। तो ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट करने में
इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में एक पूरा सिस्टम वर्क करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अभी के लिए हम थोड़ा ब्लड के बारे में रीड करते हैं पहले, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दे रखा है इसमें, ठीक है। ब्लड एक टॉपिक हमने थर्ड शुरू कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें मेन रोल जो है किसका रहता है, ब्लड का। ब्लड तो 9th क्लास में भी आप पढ़ के आते हो और मैं क्वेश्चन क्लास में भी पूछता होता हूँ व्हाट इज ब्लड। तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप हो जाते हैं ब्लड की डेफिनेशन के ना, आप कुछ भी बता सकते हो, अलग अलग फंक्शन के बेस पे बता सकते हो, लेकिन एक जो मेन डेफिनेशन निकल के आती है वो आप क्या बताते हो, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और अगर हम बात करें ब्लड, इसकी पीएच वैल्यू, वैसे पीएच वैल्यू के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पीएच क्या होता है हम केमिस्ट्री वाले चैप्टर में रीड करेंगे। पीएच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, जो पावर है, उस बेस पे हम पीएच वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो ब्लड की पीएच वैल्यू अभी के लिए आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, कितनी होती है, 7.4 होती है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए तो ये बताता है किसी सब्सटेंस का एक नेचर, और ये किस नेचर का होता है, ब्लड हम कहेंगे बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेस होता है ये, बेस। बेस आपने छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में, तो उनमें से जो ब्लड है ये किसका एग्जांपल रहेगा, बेस का, यानी कि बेसिक का ये एग्जांपल होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। कितनी है, 7.4 है। अब अगर हम बात करें ब्लड के बारे में, इसकी फॉर्मेशन, ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड कहाँ बनता है बॉडी में, तो 2 कंडीशन होती है। यहाँ तो आप बात कर रहे होगे एडल्ट के बारे में, एडल्ट्स में, और सेकंड कंडीशन कौन सी बताते हो आप, इन चाइल्डहुड, यानी कि अगर हम बात करें चिल्ड्रन में, अगर हम बात करें तो ब्लड कहाँ बनता है, तो ये जो एडल्ट होते हैं इनमें ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो आपका आंसर रहेगा आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल। और चाइल्ड जो होते हैं इनमें जो है कहाँ फॉर्मेशन होती है ब्लड की, तो आपका आंसर रहेगा स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन जो है पैनक्रियाज, हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था पैनक्रियाज, उसके बिल्कुल टिप पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। तो यहीं पे क्या होता है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है चाइल्ड के अंदर, और एडल्ट्स में कहाँ ये फॉर्मेशन होती है, आरबीसीज में। ठीक है, ये ब्लड के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स आपके सामने हैं, इसको आप नोट करोगे, समझोगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लोगे। ठीक है, ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, पीएच वैल्यू 7.4, बेसिक नेचर, और फॉर्मेशन आरबीसीज में एडल्ट्स के अंदर, और स्प्लीन में चिल्ड्रन की अगर हम बात करें। अब ब्लड के जो है 2 पार्ट्स हो जाते हैं, आप कह सकते हो ब्लड में कंपोनेंट्स। कंपोजिशन अगर हम बात करें ब्लड की तो इसमें कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, और कंपोनेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते होते हैं। एक तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और एक हम बात करते हैं इसकी लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म होती है ब्लड में। सॉलिड फॉर्म में आप बात करते हो सेल्स के बारे में, किसके बारे में बात करते हो, सेल्स। और जो इसका लिक्विड पार्ट रहता है उसमें मेनली एक ही नेम होता है हमारे पास, क्या नेम होता है, प्लाज्मा। सेल्स जो हैं ब्लड में कौन कौन सी होती है, 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज आरबीसी, सेकंड आप बताओगे डब्ल्यूबीसी, और थर्ड आप इसमें बताते हो प्लेटलेट्स। तो ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, एक तो सॉलिड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म जो है सेल्स के तौर पे रहेगा, और लिक्विड फॉर्म में नेम आता है प्लाज्मा का। और सेल्स 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आपको ये जो है ब्लड के कंपोनेंट्स के नेम ध्यान रखने हैं। अब इन चारों का एक एक फंक्शन हम देखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अगर चाहे तो इनके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन फ्री टाइम में। अभी के लिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इनके बारे में बता रखा है मैं आपको बता देता हूँ एक सिंगल लाइन में। एक तो फर्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी, आरबीसी फुल फॉर्म क्या होगी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल, कॉमन नेम रेड ब्लड सेल इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो आपका आंसर रहेगा ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, क्या एक्सचेंज करने में, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक्सचेंज करने में किसका रोल होता है, आरबीसी का होता है। सेकंड जो है सेल नेम क्या बताया हुआ है, डब्ल्यूबीसी, इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल।
इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट जर्म्स। तो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने का मेन रोल किसका होता है, WBC का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। WBC बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। अब WBC के पार्ट होते हैं, मैं डिटेल में बता सकता हूँ, बट अभी के लिए टाइम शॉर्टेज है, तो आप बुक के अकॉर्डिंग जितना दे रखे मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट नेम आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या, चोट वगैरह लगती है, इंजरी जब होती है, तो उस कंडीशन में जब ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो ब्लड रुक जाता है ना, ब्लड जो है जो फ्लो करना बंद कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। किसकी कोटिंग हो जाती है, प्लेटलेट्स की। ये सेल्स हैं, इनकी उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है, इसमें लास्ट जो आपके पास टाइप था कंपोनेंट ब्लड का नेम था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के, क्या बोला मैंने, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्टेज। बॉडी की जो वेस्टेज है वो गैसियस फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी की वेस्टेज ही है, तो बॉडी की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गई। उसको कैरी करना, क्या करना, कैरी करना, और कहाँ तक उसको लेके जाना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक। कौन से ऑर्गन्स तक लेके जाना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेके जाना, कैरी करना। यह फंक्शन किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। तो ये 4 कंपोनेंट्स थे ब्लड के, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन सब का अपना अपना एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सामने है, इसको आप नोट करोगे, बार बार इसको रीड करोगे, कोई डाउट है तो आप पूछोगे मेरे को। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।